हेलो दोस्तों, मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके सक्सेस पॉइंट में। आइए हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी इतिहास से जो भी इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं उसको आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। और आप लोग पूरा एकदम ध्यानपूर्वक इसको समझें, ठीक है। जैसे जैसे मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं आप लोग भी समझने के प्रयास करें। देखिए, इसमें क्वेश्चंस पूछ सकता है कि इटली के एकीकरण में मेजनी के कार्यों का वर्णन करें। यानी कि जो भी क्वेश्चन है यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह परीक्षा में आने की 101% चांसेस है, ठीक है। यहाँ तीन क्वेश्चन अभी हम लिखे हुए हैं, इसको समझाएंगे। इसमें से तीनों में से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर से जरूर आएगी। तो आइए इसको समझते हैं। देखिए, इटली के एकीकरण में मेजनी के कार्यों का वर्णन करें। जो इटली के एकीकरण था उसमें मेजनी का जो कार्य था उसका वर्णन करना है। देखिए, इसका आंसर हम लोग कैसे कर सकते हैं। देखिए, इसका आंसर लिखना है कि इटली के एकीकरण में जो मेजनी का महत्वपूर्ण योगदान था, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है लिखने में, आप लोग इसको सही से लिख लीजिएगा। हम बोल देते हैं कि इटली के एकीकरण में मेजनी के महत्वपूर्ण योगदान था। मेजनी को इटली के एकीकरण का पैगंबर या मसीहा भी कहा जाता है। मेजनी को इटली के एकीकरण का पैगंबर या मसीहा भी कहा जाता है। वह एक दार्शनिक, साहित्यकार, राजनेता एवं गणतंत्र का समर्थक था। जो मेजनी था वह दार्शनिक भी था, साहित्यकार भी था, राजनेता भी था और गणतंत्र का समर्थक था। युवा अवस्था से ही वह गुप्त राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेता था। जो मेजनी था वह युवा अवस्था से ही राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेता था। जब जिनेवा को पीडमोंट के अधीन कर दिया गया तब उसका विरोध करने वालों में मेजनी भी था। देखिए, जो जिनेवा था उसको पीडमोंट के अधीन कर दिया गया, ठीक है। तो उसके विरोध में यानी कि जो बहुत सारे व्यक्ति थे जो यह चाहते थे कि जिनोमा है, ठीक है, वह पीडमोंट के अधीन न हो। तो इसके विरोध में बहुत सारे लोग खड़े हुए, उसमें मेजनी भी था। उन्होंने कार्बोनरी नामक संस्था की सदस्यता ग्रहण की। विरोध करने के बाद उन्होंने कार्बोनरी नामक संस्था की सदस्यता ग्रहण की, ठीक है। इसके बाद 1830 से 1831 के विद्रोह में उन्होंने सक्रियता से भाग लिया। अतः उन्हें कारावास की सजा दी गई। जो 1830 से 31 के विद्रोह था, ठीक है, उसमें मेजनी ने भाग लिया। कैसे भाग लिया? एकदम पूरा सक्रियता से, एकदम सभी को क्या कर रहे थे, उसके विरोध में क्या कर रहे थे, खड़ा कर रहे थे। तो इसके लिए उनको क्या हुआ, कारावास की सजा हो गई, यानी कि जेल की सजा हो गई। जेल से छूटने के बाद वह विदेश चला गया। जो मेजनी था जेल से छूटने के बाद कहाँ चला गया, विदेश चला गया। वह गणतंत्र का क्या था, समर्थक था। तो वह गणतंत्र के प्रचार के लिए 1831 में उन्होंने मर्सेई नामक स्थान पर यंग इटली तथा 1834 में वर्न नामक स्थान पर वर्न में यंग यूरोप का स्थापना किया। यानी कि जब जेल से वह छूटे तो वह विदेश चले गए और वह क्या थे, गणतंत्र के क्या थे, समर्थक थे। तो 1831 में मर्सेई में यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की और 1834 में वर्न में उन्होंने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की, ठीक है, स्थापना की। इस संस्था के सदस्य जो मर्सेई, यंग इटली और यंग यूरोप के जो क्या थे, संस्था थे, उसमें उसके सदस्य कहाँ कहाँ के थे, पोलैंड में भी थे, फ्रांस में भी थे और इटली में भी थे। यानी कि फ्रांस, पोलैंड और इटली, इस सभी जगह इनके जो सदस्य थे वह रहते थे। इसके बाद मेजनी ने 1851 में फ्रेड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किया। जो मेजनी है वह 1851 में फ्रेड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किया और उसने जनता जनार्दन एवं इटली का नारा दिया। मेजनी ने जब 1851 में फ्रेड्स ऑफ इटली नामक संस्था की स्थापना की, उसमें उन्होंने जनता जनार्दन और इटली की नारा दिया।
मेजनी द्वारा इटली के एकीकरण के प्रयास क्या हो गए, विफल हो गए। मेजनी द्वारा जो इटली के एकीकरण के प्रयास थे वह क्या हो गया, विफल हो गया, और अंततः मेजनी को इटली छोड़कर जाना पड़ा। ठीक है, तो इसके बाद उन्होंने क्या किया, इटली छोड़कर चले गए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैरिबाल्डी के कार्यों का वर्णन करें, या इसी क्वेश्चन को इस टाइप से पूछ सकता है कि इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी का क्या योगदान था। देखिए इसमें 3 क्वेश्चन हम लोगों को पढ़ना है, तीनों क्या है, इटली के एकीकरण के समर्थक थे। तो अब सेकेंड हम लोग देखते हैं कि गैरिबाल्डी के कार्यों का वर्णन करें, या इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी का क्या योगदान था। तो इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि गैरिबाल्डी के इटली के एकीकरण में क्या क्या योगदान था। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग इस प्रकार लिखेंगे कि गैरिबाल्डी एक राष्ट्रभक्त था। गैरिबाल्डी को इटली के एकीकरण के क्रम में दक्षिणी इटली रियासतों के लिए जाना जाता है। वह युद्ध नीति में विश्वास रखता था। प्रारंभ में वह मेजनी के विचारों का समर्थक था। देखिए गैरिबाल्डी राष्ट्रभक्त था। गैरिबाल्डी को इटली के एकीकरण के लिए, जो इटली के दक्षिणी रियासत है, ठीक है, उसके लिए जाना जाता है। वह युद्ध नीति में क्या करता था, जो गैरिबाल्डी था वह युद्ध नीति में अपना विश्वास रखता था। बाद में, और वह क्या था, मेजनी के विचारों का समर्थक था। बाद में उसने, देखिए यहाँ तक हम लोग को समझ लिए, रखता था, प्रारंभ में मेजनी के विचारों का समर्थक था, किंतु बाद में काबुल से प्रभावित होकर संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर बन गया। देखिए जो काबुल थे, इनका पूरा नाम था काउंट काबुल। ठीक है, तो काबुल के जो भी प्रयास थे, जो इटली के एकीकरण में प्रयास थे, उससे प्रभावित होकर उन्होंने संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर बन गया। गैरिबाल्डी क्या हुआ, संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर बन गया। देखिए इसके बाद है कि गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था। जो गैरिबाल्डी है पेशे से नाविक था। उसने अपनी कर्मचारियों और स्वयंसेवक थे, उसमें से युवाओं को चुनकर एक सशस्त्र सेना का गठन किया, जिसे उन्होंने लाल कुर्ती नाम दिया। ठीक है, या इसको हम लोग इस प्रकार भी कह सकते हैं कि उसने अपने कर्मचारी और स्वयंसेवकों के युवाओं की सशस्त्र सेना की गठन की, और उसको क्या नाम दिया, लाल कुर्ती कहा गया, यानी कि उसको हम लोग क्या कहते हैं, लाल कुर्ती के नाम से जानते हैं। इसके बाद है, उसने इसकी सहायता से इटली के प्रांत सिसिली तथा नेपल्स पर आक्रमण कर, यहाँ नेपल्स के बाद हो जाएगा, नेपल्स पर उसने इसकी जो लाल कुर्ती जो सेना का गठन किया, उसकी सहायता से इटली के प्रांत सिसिली तथा नेपल्स पर आक्रमण कर वहाँ क्या किया, विजय प्राप्त कर लिया। विजय प्राप्त करने के बाद विजय प्राप्त करने के बाद जो दक्षिण के एक शासक थे, क्या थे, उनका नाम था विक्टर इमैनुअल। ठीक है, इमैनुअल, उन्होंने एक आमंत्रण पत्र किसको भेजा, गैरिबाल्डी को एक आमंत्रण पत्र भेजा कि आप आइए और दक्षिण के जो क्षेत्र है उस पर शासन कीजिए। तो जो गैरिबाल्डी था, गैरिबाल्डी ने विक्टर इमैनुअल द्वारा दक्षिण क्षेत्र के शासक बनने के जो निमंत्रण पत्र था उसको क्या किया, ठुकरा दिया, और वह कृषि कार्य को स्वीकार किया। वह शासन के कार्य को ठुकराकर क्या किया, कृषि के कार्य को स्वीकार किया। ठीक है, तो इसका हम लोग आंसर इसी प्रकार लिखेंगे। आप लोग इसको नोट करते चले, और हम समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को पूरा आपको यहीं पर समझ में आ जाए और याद हो जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण में काबुल की क्या भूमिका थी, या इसको इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि काबुल की कार्यों का वर्णन करें। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग इस प्रकार करेंगे, काबुल को इटली का राजनीतिज्ञ कहा जाता है। जो काबुल है उसको इटली का राजनीतिज्ञ कहा जाता है। 1850 में वह सार्डिनिया के राजा विक्टर इमैनुअल का मंत्री था। 1850 में क्या हुआ, 1850 में जो सार्डिनिया के राजा थे, सार्डिनिया के राजा कौन थे, विक्टर इमैनुअल थे, उनका क्या था, मंत्री था। बाद में
बाद में प्रधानमंत्री बना, यानी कि पहले मंत्री था, उसके बाद क्या हुआ, प्रधानमंत्री बना। प्रधानमंत्री बनने के बाद उसने सैनिकों और आर्थिक सुधारों द्वारा सार्डिनिया की स्थिति को सुदृढ़ की। यानी कि प्रधानमंत्री बनने के बाद सार्डिनिया के जो भी सैनिक थे और आर्थिक सुधारकों द्वारा, यानी कि सैनिक थे और बहुत सारे ऐसे भी व्यक्ति थे जो उसके सुधार के लिए विचार कर रहे थे, उनके समर्थन से सार्डिनिया की स्थिति को सुदृढ़ की, यानी कि बहुत अच्छा बनाया। इसके बाद है काबुर एक सफल कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी था। जो काबुर था एक सफल कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी था। वह इटली के एकीकरण का सबसे बड़ा बाधा किसको मानता था, ऑस्ट्रिया को मानता था। जो काबुर था वह इटली के एकीकरण के सबसे बड़ा बाधा किसको मानता था, ऑस्ट्रिया को मानता था। 1853 से 1854 के क्रीमिया युद्ध में काबुर ने फ्रांस की ओर से युद्ध में भाग लिया। जो 1853 से 1854 के क्रीमिया जो युद्ध हुआ था उसमें काबुर ने फ्रांस की ओर से युद्ध में भाग लिया। युद्ध समाप्ति के बाद पेरिस शांति सम्मेलन में काबुर ने इटली में ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप को गैर कानूनी घोषित कर दिया। युद्ध के बाद क्या हुआ, जो पेरिस शांति सम्मेलन था उसमें काबुर ने इटली में ऑस्ट्रिया के जो भी हस्तक्षेप थे, यानी कि इटली के एकीकरण में, वह क्या करता था, जब भी इटली के एकीकरण की बात चलती थी वह कुछ न कुछ बाधा उत्पन्न कर देता था, तो उसको हस्तक्षेप को गैर कानूनी घोषित कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, इटली के एकीकरण का और उसी में क्या किया कि उसका जो हस्तक्षेप था उसको गैर कानूनी घोषित करते हुए इटली के एकीकरण का प्रश्न भी उठाया। कहाँ उठाया, तो पेरिस शांति सम्मेलन में। ठीक है, उसने इटली के समस्या को यूरोपीय समस्या बना दिया। जो इटली के एकीकरण की समस्या थी उसको यूरोपीय समस्या बना दिया। इसके बाद है 1859 में फ्रांस की सहायता से काबुर ने ऑस्ट्रिया को पराजित कर लोम्बार्डी पर अधिकार कर लिया। देखिए 1859 में फ्रांस की सहायता से काबुर ने ऑस्ट्रिया को पराजित कर ऑस्ट्रिया के एक लोम्बार्डी नामक जगह था उस पर अधिकार कर लिया। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग इसी प्रकार करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि मेटरनिक युग से आप क्या समझते हैं, या इसी क्वेश्चन को पूछ सकता है कि मेटरनिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। इसी प्रकार से दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग इस प्रकार देंगे कि यूरोपीय इतिहास में 1815 से 1848 के बीच की अवधि को मेटरनिक युग कहा जाता है। जो यूरोपीय इतिहास में 1815 से लेकर के 1848 के बीच की जो अवधि है इसी को हम लोग मेटरनिक युग के नाम से जानते हैं। मेटरनिक एक घोर प्रतिक्रियावादी एवं कट्टरवादी था। जो मेटरनिक था वह घोर प्रतिक्रियावादी और क्या था, कट्टरवादी था। 1815 वियना कांग्रेस सम्मेलन में ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों ने भाग लिया। 1815 में जो वियना कांग्रेस सम्मेलन हुआ था उसमें ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में एक ऐसी व्यवस्था की जिसका उद्देश्य यूरोप में उस शांति का स्थापना करना था जिसे नेपोलियन बोनापार्ट की युद्धों ने समाप्त कर दिया था। यानी कि जो इस सम्मेलन था, जो वियना सम्मेलन था, इसमें रूस, ऑस्ट्रिया, प्रसा और ब्रिटेन ने मिलकर एक ऐसी व्यवस्था की जिसमें बोनापार्ट जो था, जो यूरोप में जितने भी उद्देश्य थे, ठीक है, उसको समाप्त करके, जैसे उदारवादी, कट्टरवादी जैसी समस्या थी उसको समाप्त करके पुनः वह अच्छी प्रजातंत्र की व्यवस्था की थी। लेकिन जब नेपोलियन बोनापार्ट युद्ध में पराजित हो गया उसके बाद ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया मिल करके उसको पुनर्स्थापित करने के लिए इस सम्मेलन को स्थापित किया था। ठीक है,
नेपोलियन के पराजय से लेकर वियना कांग्रेस और उसके बाद के व्यवस्था को मेटरनिक व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। जो नेपोलियन के पराजय से लेकर के कांग्रेस और वियना कांग्रेस के सम्मेलन के बीच जितने भी व्यवस्था हुई, उस व्यवस्था को हम लोग मेटरनिक व्यवस्था के नाम से जानते हैं। गणतंत्र एवं प्रजातंत्र जो फ्रांस की क्रांति की देन थी, उसका विरोध करना एवं पुरातन व्यवस्था का पुनर्स्थापना करना मेटरनिक व्यवस्था की उद्देश्य था। जो नेपोलियन बोनापार्ट था वह क्रांति किया और गणतंत्र एवं प्रजातंत्र व्यवस्था को स्थापित किया, लेकिन जब उसकी पराजय हो गई उसके बाद फ्रांस की क्रांति के यानी कि जो फ्रांस की क्रांति की देन थी, क्या देन थी, जो प्रजातंत्र और राजतंत्र और प्रजातंत्र की व्यवस्था लागू हो गई थी, उसका विरोध करना एवं उसका इन्होंने विरोध किया। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो पहले जैसी व्यवस्था थी वैसे ही व्यवस्था की पुनर्स्थापना करने की व्यवस्था को मेटरनिक ने लागू किया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझते हैं कि 1830 की फ्रांसीसी क्रांति, इसी को हम लोग जुलाई की क्रांति भी कहते हैं, के कारणों का उल्लेख कीजिए या वर्णन कीजिए। जो 1830 की फ्रांसीसी क्रांति थी उसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो उसको जुलाई की क्रांति के नाम से जानते हैं। के कारणों का वर्णन हमको करना है या उल्लेख करें। देखिए इसमें हम लोग इस प्रकार आंसर करेंगे कि चार्ल्स 10वां एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। जो चार्ल्स 10वां था, ठीक है, वह क्या था, एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। वह जनता के लिए अच्छा नहीं चाहता था, वह खुद के लिए अच्छा चाहता था। ठीक है, जिसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता एवं जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने का कार्य किया। जो चार्ल्स 10वां था उसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीय एवं जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने का प्रयास किया। वह संवैधानिक राजा के रूप में कार्य करना नहीं चाहता था। वह क्या था, जो चार्ल्स 10वां था वह अच्छे राजा के रूप में काम करना नहीं चाहता था। उसने पोलिगनेक नामक प्रतिक्रियावादी को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जो पूर्व में लुई 18वां द्वारा स्थापित समान अधिकार संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजात्य वर्ग की स्थापना तथा उसे विशेषाधिकार से विभूषित करने का प्रयास किया। जो चार्ल्स 10वां था उसने पोलिगनेक नामक प्रतिक्रियावादी को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। नियुक्त करने के बाद जो पूर्व में लुई 16वां द्वारा स्थापित जो अधिकार था, जो लुई 16वां था, वह अपने कार्यकाल में कुछ ऐसे अधिकार संहिता को क्या किया था, स्थापित किया था। उसी को समाप्त करने के लिए शक्तिशाली अभिजात्य वर्ग की स्थापना तथा उसे विशेषाधिकार से विभूषित यानी कि वंचित करने का प्रयास किया। किसने प्रयास किया, तो जो पोलिगनेक नामक प्रतिक्रियावादी जो प्रधानमंत्री बना था उसने उसको समाप्त करने का प्रयास किया। उदारवादियों ने जब इसका विरोध किया तो 4 अभिज्ञातियों द्वारा उन पर अंकुश लगा दिया गया। जो उदारवादी थे, जो जनता के हित के लिए अपना समर्थन करते थे, उनके लिए अपने विचारों को रखते थे, उनका विरोध किया और उन पर अज्ञातपियों द्वारा उन पर अंकुश लगा दिया। यानी कि उस पर क्या कर दिया गया, अंकुश लगा दिया गया कि आप ऐसे मत कीजिए, हम लोग जैसे चला रहे हैं वैसे चलाने दीजिए। इससे गृह युद्ध आरंभ हो गया। जब उसने उसको जो उदारवादियों का विरोध किया तब इससे क्या हुआ, गृह जो युद्ध था वह आरंभ हो गया। इसके बाद जुलाई में पेरिस की जनता ने विद्रोह कर पेरिस पर अधिकार कर लिया और चार्ल्स को गद्दी छोड़कर भाग जाना पड़ा। ठीक है, यानी कि जुलाई में पेरिस की जनता ने पेरिस पर क्या किया, वहां विद्रोह किया और पेरिस पर अपना अधिकार कर लिया, जिससे जो चार्ल्स था उसको गद्दी छोड़कर जाना पड़ा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के कारणों का उल्लेख कीजिए।
जो 1848 की फ्रांसीसी क्रांति था उसके जो भी कारण थे उसको उल्लेख करना था। आइए इसको हम लोग देखते हैं कि इसका कैसे उल्लेख हम लोग कर सकते हैं। देखिए इसका आंसर हम लोग इस प्रकार करेंगे कि लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था, परंतु वह बहुत ही महत्वाकांक्षी था। वह अपने विरोधियों को खुश रखने के लिए स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का स्थापना किया। जो लुई फिलिप था वह एक उदारवादी शासक था, लेकिन वह एक बहुत ही महत्वाकांक्षी भी था। ठीक है, उसने अपने विरोधियों को खुश रखने के लिए एक नीति की स्थापना की जिसे हम लोग स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति कहते हैं। ठीक है, इसके बाद 1840 में उसने गीजो को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। जो लुई फिलिप था वह 1840 में गीजो को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। उसके शासन में देश में भूखमरी, बेरोजगारी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो गई। जो लुई फिलिप था उसने किसको अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया? तो गीजो को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया 1840 में, जिससे देश में भूखमरी एवं बेरोजगारी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो गई। सुधारवादी दल के नेता थियर्स ने 22 फरवरी 1848 को पेरिस में एक विशाल भोज का आयोजन किया। जो सुधारवादी दल थे उसके नेता थियर्स ने 22 फरवरी 1848 को एक विशाल भोज का आयोजन किया। राजा ने इस पर रोक लगा दिया, जिससे पेरिस में विरोध प्रदर्शन हुए और जुलूस निकाले गए, जिस पर पुलिस ने गोली चला दी, जिससे कई लोग मारे गए। ठीक है, देखिए जो उदारवादी के नेता थे थियर्स, उसने 22 फरवरी 1848 को पेरिस में एक विशाल भोज का आयोजन किया, जिस पर राजा ने क्या किया? रोक लगा दिया, जिससे पेरिस में क्या हुआ? विरोध प्रदर्शन होने लगे और जुलूस निकाले गए। जुलूस निकालने के पश्चात क्या हुआ कि उस पर जुलूस निकला, उस पर पुलिस वालों ने गोलीबारी कर दिया, यानी कि गोली चलाना आरंभ कर दिया, जिससे कई लोग मारे गए। ठीक है, जिससे लुई फिलिप को गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। यानी कि जब भोज का आयोजन हुआ तो राजा ने क्या किया? उस पर रोक लगा दिया। उसके बाद उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन, जो जनता लोग थे वो अपना विरोध प्रदर्शन करना स्टार्ट कर दिए और जुलूस निकालना स्टार्ट कर दिए। उस पर राजा ने क्या किया? पुलिस से गोली चलवा दी। तो जनता, उसमें कई लोग मारे भी गए, जिससे लोगों ने जो लुई फिलिप था उसको गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर किया और अंततः 24 फरवरी 1848 को उसको गद्दी छोड़कर इंग्लैंड जाना पड़ा। जो लुई फिलिप था उसको 24 फरवरी 1848 को क्या करना पड़ा? पेरिस छोड़कर इंग्लैंड जाना पड़ा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों के लिए मैं इसी प्रकार के वीडियो लाता रहूं, तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि एक लाइक तो बनता है भाई, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। और वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि उन बच्चों तक वीडियो पहुंच जाए जो अभी तक तैयारी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।